नमस्कार दोस्तों। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक समकालीन विश्व में राजनीति का पहला पाठ। पाठ का नाम है शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध के बारे में समझते हैं पहले कि शीत युद्ध क्या होता है। तो शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ऐसा लगता है कि दो देशों के बीच में जो है युद्ध होके रहेगा, यानी युद्ध की संभावना पूरी होती है लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। तो इसमें की टर्म्स ये हैं कि इसमें एक्चुअल में कोई वॉर हो नहीं रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो संभावना बनी हुई है। तो इसमें कैसा माहौल होता है? इसमें पूरा तनाव, टेंशन होती है, डर होता है, दो शक्तियों के बीच में कंपटीशन, संघर्ष का माहौल होता है, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता। तो ऐसी स्थिति कब उभर के आई थी? ऐसी स्थिति उभर के आई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में और उसके बाद दो शक्तियां उभर करके आती हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। तो इनके बीच में शीत युद्ध शुरू हो जाता है और ये जो शीत युद्ध है ये 45 वर्ष तक चलता है, 1945 से लेकर 1990 तक। और ये खत्म होता है जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, यानी सोवियत संघ का विभाजन हो जाता है और सिर्फ एक ही शक्ति जो है विश्व में बच जाती है, सुपर पावर अमेरिका। तो इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड देखते हैं। तो अगर हम विश्व युद्ध के बारे में बात करें तो अभी तक 2 बार विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला जो विश्व युद्ध था वो होता है 1914 से लेकर 1918 तक, और जो दूसरा विश्व युद्ध है वो होता है 1939 से लेकर 1945 तक। शीत युद्ध को समझने के लिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, दूसरा विश्व युद्ध है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसकी थोड़ी बात करेंगे। जो दूसरा विश्व युद्ध था इसमें मेनली दो जो हैं गुट थे। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थी धुरी राष्ट्र। तो ये जो मित्र राष्ट्र थे इसमें थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। और जो ये धुरी राष्ट्र थे इनमें थे जर्मनी, इटली, जापान। आपने हिटलर मुसोलिनी का नाम सुना होगा, हिटलर जर्मनी का, मुसोलिनी इटली का। तो ये जो थे ये धुरी राष्ट्रों में थे, जर्मनी, इटली, जापान। तो इसमें जो है कि कौन विजयी होता है, इसमें मित्र राष्ट्र विजयी होते हैं और धुरी राष्ट्रों की हार हो जाती है। बात करते हैं विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की, कैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मित्र राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ एक ही साइड अगर इन्होंने वॉर लड़ा था तो बाद में इनके बीच में कैसे वॉर शुरू हो गया? तो होता ये कि हाँ, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध एक ही साइड से लड़ा था, लेकिन बाद में ये दोनों ही, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दोनों सुपर पावर्स इमर्ज होकर के आते हैं। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कहते हैं जंगल में जो है जंगल का राजा एक ही शेर हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक कंपटीशन था इन दोनों के बीच में अपने आप को सुपर पावर घोषित करने के लिए, जिसके कारण इन दोनों के बीच में जो है कोल्ड वॉर, शीत युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की बात करें तो ये बहुत ही दुखद जो है घटना के साथ समाप्त होता है। अमेरिका क्या करता है, न्यूक्लियर बम गिरा देता है जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे। कब गिराता है? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। तो अमेरिका के समर्थकों का ये कहना था कि अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। लेकिन इसकी भी इसका बहुत क्रिटिसिज्म किया गया, क्योंकि उसके कारण, जो अमेरिका ने ये जो बॉम्ब गिराए थे उसके कारण इतना ज्यादा विध्वंस हो गया था कि आज तक भी ये जो 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पे बच्चे आज भी विकलांग पैदा होते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन हुआ था। और ये जो इसमें जो बॉम्ब्स यूज किए गए थे इनकी कोड नेम थे, कूट नाम या गुप्त नाम। जनरली हमने देखा है कि कोई भी इस तरीके के जो मिशन होते हैं या कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, इनकी कुछ ऐसे सीक्रेट नाम रखे जाते हैं जिससे किसी को ये लगे भी ना कि ये किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की बात हो रही है। तो इसमें जो बॉम्ब थी इनके सीक्रेट नेम थे लिटिल बॉय, फैट मैन। सुन के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स होंगे। सो ये मे बी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर इनकी कैपेसिटी की बात करें तो ये जो बॉम्ब थे ये 15 किलोटन, यानी हिरोशिमा पे जो गिराया गया वो 15 किलोटन और जो नागासाकी पे गिराया गया वो 21 किलोटन का था। और हिरोशिमा वाले का कोड नेम था लिटिल बॉय और नागासाकी वाले का फैट मैन। तो ये लग रहा होगा कि जब 15 किलोटन और 21 किलोटन की क्षमता वाले बॉम्ब ने इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया, तो आप इमेजिन कीजिए आज की डेट में हजारों किलोटन की क्षमता के बॉम्ब जो हैं वो देशों के पास हैं। अगर बाय चांस
कुछ थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन जाती है तो किस तरीके का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो यही रीज़न था कि दोनों देश ही ये जानते थे कि क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था कि ये समझ तो बन गई थी कि तीसरा विश्व युद्ध लड़ने में कोई फायदा नहीं है। तो ये जो दोनों शक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ, ये डायरेक्ट वॉर ना लड़के, सीधे तरीके से युद्ध ना लड़के, इनके बीच में कंपटीशन, संघर्ष का जो दौर शुरू हो गया था अपने आप को सुपीरियर साबित करने का, इसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि जो चीजें सतह पर, यानी जो चीजें एक आपको डायरेक्ट लेवल पे दिखती हैं, उनकी जो रियलिटी है वो कुछ और ही होती है। तो ये जो बॉम्ब्स गिराए गए, अभी हमने बॉम्ब्स की बात की थी कि जो जापान के 2 शहरों पे अमेरिका ने बम गिराए थे, तो अमेरिका के जो समर्थक थे उनका ये दावा था कि भाई हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि युद्ध को जल्दी से जल्दी हम खत्म कर सकें और इसके बाद ज़्यादा नुकसान ना हो सके। लेकिन इसकी सच्चाई असल में कुछ और ही थी। जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, उनका ये कहना है कि जापान तो पहले ही उसने हाथ खड़े कर रखे थे, वो आत्मसमर्पण करने वाला था, तो उसके बाद क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी अमेरिका को। तो इसका जो एक्चुअल में जो एम था अमेरिका का, वो ये था कि वो सोवियत संघ से अपने आप को ज्यादा पावरफुल जो है शो करना चाहता था, और वो ये चाहता था कि पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनके पास ये मैसेज जाए कि आप जो है मतलब अमेरिका से सावधान होकर के रहें। अगर सोवियत संघ किसी भी तरीके से किसी कंट्री में जाकर के कोई अलायंस, कोई गुट बनाने की सोचता है, किसी कंट्री के साथ अगर फ्रेंडशिप करने की सोचता है, तो वो कहीं ना कहीं जो कंट्री है वो थोड़ा सा इस चीज से डरे। तो ये अमेरिका अपने आप को सुपीरियर घोषित करना चाहता था, और साथ ही ये चाहता था कि जो सोवियत संघ है वो एशिया, क्योंकि जापान एशिया का कंट्री है, तो वहां पे बाकी कंट्रीज ने देखा होगा कि अमेरिका तो ऐसे काम भी कर सकता है, तो इसलिए अमेरिका को जो है किसी भी तरीके से इसके साथ किसी तरीके के विवाद में पड़ना ठीक नहीं होगा। तो इसलिए इससे कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट मैसेज गया था पूरे वर्ल्ड में कि सोवियत संघ एशिया या कोई भी और वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के साथ राजनीतिक या सैन्य किसी तरीके का लाभ ना उठा सके। अब बात करते हैं शीत युद्ध के कारण की। तो शीत युद्ध में जैसे हमने बात की कि अमेरिका और सोवियत संघ जो महाशक्ति बनने की इनकी होड़ लग गई थी, वो ही शीत युद्ध का कारण था। और साथ ही ये समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम्स के इतना ज्यादा विध्वंस, इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी हम कोई भी राष्ट्र झेल नहीं सकता है। तो यानी इसमें ये क्या कर रहे थे, ये डायरेक्ट वॉर ना लड़ करके एक कंपटीशन जो है उसका माहौल बना हुआ था। अब बात करते हैं अपरोध की। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डेटरेंस, अपरोध से क्या आप समझते हैं। तो ये होता है रोक और संतुलन। यानी इसमें बेसिक सी ये समझ बनी होती है कि क्योंकि दोनों ही जो साइड्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, दोनों ही पक्ष बहुत पावरफुल हैं और दोनों ही इक्वल नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, युद्ध का खतरा कोई नहीं उठाना चाहेगा। तो इसमें जो की टर्म्स अगर की बात करें तो इसमें ये है कि जिम्मेदारी से और एक तर्कसंगत तरीके से व्यवहार करते हैं दोनों ही जो प्रतिद्वंदी गुट हैं। इनमें बेशक से कंपटीशन हो, प्रतिद्वंदिता हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये संयम से काम लेते हैं और तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से बचते हैं। तो इसको सिंपल टर्म्स में बोलें तो अपरोध का सिद्धांत होता है जिम्मेदारी से व्यवहार करना और संयम से काम लेना ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। अब आपको लग रहा होगा कि जो शीत युद्ध है, क्या सिर्फ ये एक अपने आप को सुपीरियर घोषित करने की एक लड़ाई थी, यानी ये सुपीरियर किस तरीके से घोषित करने की लड़ाई थी, क्या अपनी सैन्य शक्ति के थ्रू अपने आप को सुपीरियर घोषित करना था, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू सुपीरियर घोषित करना था, या इसके अलावा भी कुछ था। तो जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल रिलेशंस में चीजें जैसी दिखती हैं वैसी कई बार होती नहीं है, उनकी नीचे की जो सच्चाई होती है वो कुछ और ही होती है। तो यहाँ पे जो लड़ाई थी वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई नहीं थी कि मेरे पास ज्यादा हथियार है, मेरे पास ज्यादा सैन्य बल है, ये सिर्फ इस चीज की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को लेकर के लड़ाई थी, वो थी विचारधारा यानी आइडियोलॉजी। तो इसमें जो है शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन या शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेके थी कि पूरे विश्व में
किस तरीके का सिद्धांत बेहतर होगा। जहां अमेरिका एक तरफ उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था, दूसरी ओर सोवियत संघ किसको फेवर कर रहा था, साम्यवाद को। यानी ये लड़ाई किस चीज की थी, किस विचारधारा की थी, पूंजीवाद और साम्यवाद की विचारधारा की। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था और सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थन कर रहा था। पूंजीवाद और ये समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पूंजीवादी व्यवस्था ऐसी होती है, इसमें सरकार जो है कम से कम इंटरफेयर करती है। इसमें जो है जो भी आपकी प्राइवेट सेक्टर है इसको पूरी फ्रीडम होती है, ये मुक्त व्यापार होता है इसमें, यानी जो गवर्नमेंट है वो लीस्ट इंटरफेरेंस करती है। लेकिन अगर साम्यवादी व्यवस्था की बात करें तो इसमें जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसका इंटरफेरेंस, उसका हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है। जो भी संसाधन होते हैं वो सारे के सारे सरकार के हाथ में होते हैं और आप प्राइवेट अपना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, क्यूबा मिसाइल संकट। तो इसमें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। तो ये आप कह सकते हैं कि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था, पीक पॉइंट था शीत युद्ध का। तो क्यूबा की थोड़ी लोकेशन हम देख लेते हैं। ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका का मैप है। आप देख पा रहे होंगे कि यूएसए के बिल्कुल पास में एक देश है क्यूबा। ये द्वीपीय देश है, यानी ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। अब होता ये है कि जो क्यूबा है ये है तो यूएसए के पास सिचुएटेड, लेकिन इसकी जो विचारधारा कहें या इसका जो इसका जो कनेक्शन था वो सोवियत संघ के साथ था। तो यानी यहाँ का जो राष्ट्रपति था फिदेल कैस्ट्रो, ये जो था इसके खिलाफ कुछ इस तरीके की बात सुनने में आई थी कि अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है कि उसका तख्ता पलट कर दिया जाए। ये बात पता लगती है सोवियत संघ को। सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका नाम है वो उस टाइम के थे निकिता क्रुश्चेव। तो जो निकिता क्रुश्चेव हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं क्यूबा को एक सैनिक अड्डा बना लूं। वो यहाँ पे अपने पूरी जो है यहाँ पे आकर के मिसाइल्स जो है वो तैनात करवा देते हैं। अमेरिका को 3 हफ्ते बाद इस चीज की पता लगती है और जैसे ही उन्हें पता लगता है तो एक बहुत ही संकट की स्थिति आ जाती है। तो अमेरिका ये क्लियर कट मैसेज देता है कि मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालांकि अमेरिका युद्ध भी नहीं करना चाहता होता है, तो ऐसे में ये अपने जो जंगी बेड़े होते हैं, जहाज होते हैं, वो भेज देता है और ताकि एक क्लियर कट मैसेज जाए कि आप जो है अपने जहाजों को वापस ले लो, आप अपनी मिसाइलों को वापस ले लो। तो एक बहुत ही दोनों साइड से अमेरिका और सोवियत संघ बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं और ऐसे लगता है कि युद्ध जो है होके रहेगा। लेकिन युद्ध टल जाता है जब सोवियत संघ जो है अपने जहाज वगैरह उनकी स्पीड स्लो कर लेता है और अल्टीमेटली उनको वापस बुला लेता है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। तो अप्रैल 1961 की बात है। सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा, ये उस टाइम जो क्यूबा है वहां पे साम्यवादी व्यवस्था होती है और वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं वो फिदेल कैस्ट्रो। तो सोवियत संघ को ये चिंता सता रही होती है कि अमेरिका शायद फिदेल कैस्ट्रो का तख्ता पलट कर देगा। अब क्यूबा जैसे हमने बात की, ये छोटा सा द्वीप है, अमेरिका के तट पे लगा हुआ है और इसका जो जुड़ाव है ये सोवियत संघ के साथ था और सोवियत संघ उसे काफी हेल्प भी करता था। तो सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, वो चाह रहे थे कि क्यूबा को सैनिक अड्डा जो है वो बना दिया जाए। तो वो इसलिए क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर देते हैं। और अब क्या होता है कि अब सोवियत संघ पहले की तुलना में 2 गुना जो अमेरिका के ठिकाने हैं उन पे हमला बोल सकता था। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति को ये बात पता चलती है तो वो इस चीज को लेकर के बहुत फर्म हो जाते हैं कि ये जो मिसाइलें हैं उनको हटा लिया जाए। और वो जॉन एफ कैनेडी उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं। तो जो कैनेडी हैं वो आदेश देते हैं कि अमेरिका अपने जहाजों को आगे करके क्यूबा की तरफ भेजे और सोवियत संघ के जहाजों को रोक दे। तो ये ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जब दोनों की ही शिप्स जो है आमने सामने आ गई थी और लग रहा था कि यहाँ पे पूरा एक वॉर वाली सिचुएशन बन गई थी। तो इसको लेकिन जो सोवियत संघ अपने जहाज जो हैं उनकी गति धीमी कर लेता है और उनका वापस बुला लेता है। तो इस तरीके से एक जो युद्ध की स्थिति थी वो टल जाती है। तो क्यूबा मिसाइल संकट को
शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है, तो क्यूबा मिसाइल संकट को। या यूं भी पूछ सकते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का डैश था, तो ये क्या इसका चरम बिंदु था। अब अगर हम बात करें, इसमें 3 जो है कंट्रीज हैं और उनके 3 जो है नेता हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ये भी हमें याद रखने हैं। क्यूबा के कौन थे? फिदेल कास्त्रो। अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ के थे निकिता क्रुश्चेव। तो ये था आपका पार्ट 1 इस वीडियो का। बाकी का जो चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू।